हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉप 50 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। क्लास 11 एंड 12 की वर्ल्ड हिस्ट्री के कंप्लीट टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रहा है, ये सीरीज यूजफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा ऐतिहासिक साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, तुर्क साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। देखिए अनातोलिया में केंद्रित ऑटोमन साम्राज्य, जो कि एक तुर्क साम्राज्य था, अपने चरम पर एशिया, यूरोप और अफ्रीका मतलब कि 3 महाद्वीप में अपना प्रभाव बढ़ाया था। मतलब ये 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। ऑटोमन साम्राज्य ने किस यूरोपीय महाद्वीप के महत्वपूर्ण हिस्सों को नियंत्रित किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यूरोप के महत्वपूर्ण हिस्सों को नियंत्रित किया था ऑटोमन साम्राज्य ने। देखिए ऑटोमन साम्राज्य ने बाल्कन और पूर्वी यूरोप के कुछ हिस्सों सहित दक्षिण पूर्व यूरोप के कुछ हिस्सों को नियंत्रित किया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, आपको याद रखना है। किस अवधि के दौरान ऑटोमन साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया, जिसने 3 महाद्वीप के विशाल क्षेत्रों को नियंत्रित किया? तो कौन सी अवधि थी वो? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, प्रारंभिक आधुनिक काल की अवधि, जिसमें ऑटोमन साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया था। देखिए प्रारंभिक आधुनिक काल के दौरान विशेष रूप से 16वीं और 17वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया था। कौन सा शहर सदियों तक ऑटोमन साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता रहा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इस्तांबुल। देखिए क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ऑटोमन साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी इस्तांबुल। देखिए इस्तांबुल, पूर्व में इसको कॉन्स्टेंटिनोपल ऑटोमन साम्राज्य की राजधानी कहा जाता था। मतलब पूर्व में इसका नाम क्या था, ये भी आपको याद रख लेना है। साथ में इस्तांबुल तो आपको याद रखना ही है। अफ्रीका में ऑटोमन साम्राज्य के विस्तार में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र शामिल था ऑटोमन साम्राज्य में। देखिए ऑटोमन साम्राज्य का विस्तार उत्तरी अफ्रीका तक हुआ, जिसमें मिस्र और मागरेब के कुछ हिस्सों को नियंत्रित किया गया था। 17वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में ऑटोमन साम्राज्य के विस्तार के लिए किस यूरोपीय शक्ति ने एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश की? तो वो यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? तो करेक्ट हो जाएगा डी, हैब्सबर्ग राजशाही। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए हैब्सबर्ग राजशाही ने विशेष रूप से हैब्सबर्ग ऑटोमन युद्धों के दौरान यूरोप में ऑटोमन साम्राज्य के विस्तार को चुनौती दी थी। 1453 में ऑटोमन साम्राज्य की कॉन्स्टेंटिनोपल पर विजय का नेतृत्व किस शासक ने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, महमूद द्वितीय के द्वारा ये नेतृत्व किया गया था। देखिए महमूद द्वितीय, जिसे महमूद विजेता के नाम से भी जाना जाता है, ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर विजय का नेतृत्व किया था। ऑटोमन साम्राज्य के सैन्य अभिजात वर्ग, जो अपने असाधारण कौशल के लिए जाने जाते थे, कहलाते थे, क्या कहलाते थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जनीसरीज कहलाते थे। देखिए जनीसरीज के बारे में भी पूछा जाता है। जनीसरीज ऑटोमन सेना की विशिष्ट पैदल सेना इकाई थी। ठीक है, विशिष्ट जो पैदल सेना इकाई है वही थी जनीसरीज, आपको ये याद रखना है। अरब जगत में ऑटोमन साम्राज्य के शासन में निम्नलिखित का प्रसिद्ध प्रांत शामिल था? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सीरिया का प्रसिद्ध प्रांत शामिल था। देखिए ऑटोमन शासन के तहत सीरिया एक महत्वपूर्ण प्रांत था, जिसमें दमिश्क जैसे प्रमुख शहर भी शामिल हुआ करते थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सी प्रमुख घटना ऑटोमन साम्राज्य के आधिकारिक अंत का प्रतीक थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए बहुत बार रिपीट हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सेवर्स की संधि। बहुत ज्यादा पूछी जाती है सेवर्स की संधि। देखिए 1920 में हस्ताक्षरित सेवर्स की संधि ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य के आधिकारिक अंत को चिन्हित किया था। कौन सा जलडमरू मध्य ऑटोमन साम्राज्य द्वारा नियंत्रित एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग के रूप में कार्य करता था, जो काला सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, डार्डेनेल्स। यहाँ पर बात हो रही है किसकी? डार्डेनेल्स की। देखिए ऑटोमन साम्राज्य ने एजियन सागर को मरमरा सागर से जोड़ने वाली एक रणनीतिक जलडमरू मध्य डार्डेनेल्स को नियंत्रित किया था।
1683 में वियना की लड़ाई में ऑटोमन्स की हार एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिससे उनका विस्तार रुक गया। कहां पर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पश्चिमी यूरोप में उनका विस्तार रुक गया था। देखिए, वियना की लड़ाई ने ऑटोमन साम्राज्य के मध्य यूरोप में पश्चिम की ओर उनके विस्तार को रोक दिया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वियना की लड़ाई, आपको याद रखना है। ऑटोमन प्रशासनिक प्रणाली जो स्थानीय शासकों को वफादारी और करों के बदले में कुछ हद तक स्वतायत प्रदान करती है, कहलाती है। तो ये प्रणाली है, ए करेक्ट हो जाएगा बाजरा प्रणाली। इसके बारे में भी बहुत पूछा जाता है, आपको याद रखना है। देखिए, बाजरा प्रणाली ने स्थानीय धार्मिक समुदायों को ऑटोमन शासन के तहत खुद पर शासन करने की अनुमति दी थी। तो ये प्रणाली एग्जाम में पूछी जाती है। ऑटोमन साम्राज्य किसके शासनकाल में अपनी सबसे बड़ी क्षेत्रीय सीमा तक पहुंचा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सुलेमान महान के शासनकाल में अपनी सबसे बड़ी क्षेत्रीय सीमा तक पहुंचा था ऑटोमन साम्राज्य। देखिए, 16वीं शताब्दी में सुलेमान के शासनकाल में ऑटोमन साम्राज्य अपने क्षेत्रीय शिखर पर पहुंचा था। 1699 में कार्लोविट्स की संधि ने बड़े हिस्से पर ऑटोमन नियंत्रण को समाप्त कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट संधि है, एग्जाम में पूछी जाती है, आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, बाल्कन पर ऑटोमन नियंत्रण को समाप्त किया था इस संधि ने। देखिए, कार्लोविट्स की संधि के परिणाम स्वरूप बाल्कन क्षेत्र में ऑटोमन साम्राज्य को महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नुकसान उठाना पड़ा था। अफ्रीका में ऑटोमन साम्राज्य के विस्तार में निम्नलिखित क्षेत्र पर नियंत्रण शामिल था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, मगरेब पर नियंत्रण शामिल था। देखिए, ऑटोमन साम्राज्य ने अपना प्रभाव उत्तरी अफ्रीका के मागरेब क्षेत्र तक बढ़ाया था। ऑटोमन साम्राज्य की नौसेना ने 1571 में होली लीग के खिलाफ किस महत्वपूर्ण नौसैनिक युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो करेक्ट आंसर है ए, लंपेटो की लड़ाई। देखिए, पूछा जाता है लंपेटो की लड़ाई के बारे में, आपको याद रखना है। लंपेटो की लड़ाई एक नौसैनिक युद्ध थी जहां ऑटोमन नौसेना का सामना होली लीग से हुआ था। किस तुर्क शासक ने आधुनिकीकरण और यूरोपीय शैली के संसाधनों के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 19वीं शताब्दी के मध्य तंजीमत सुधारों को लागू किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है तंजीमत सुधार। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, महमूद द्वितीय के द्वारा ये सुधार लागू किया गया था। देखिए, महमूद द्वितीय ने ऑटोमन राज्य को आधुनिक बनाने के लिए तंजीमत सुधारों को लागू किया था। हिंद महासागर के व्यापार पर ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण को किसकी बढ़ती शक्ति ने चुनौती दी थी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पुर्तगाल ने चुनौती दी थी यहाँ पर। तो देखिए, अन्वेषण के युग के दौरान पुर्तगाल ने हिंद महासागर में तुर्क प्रभुत्व को चुनौती दी थी। ऑटोमन साम्राज्य के अंत को निम्नलिखित की संधि पर हस्ताक्षर के साथ औपचारिक रूप दिया गया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, लुसाने की संधि। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितनी संधियां हुई हैं तो आपको याद रखना है। 1923 में लॉजेन की संधि ने ऑटोमन साम्राज्य का औपचारिक अंत कर दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट संधि है लॉजेन की संधि, जिसे आपको याद रखना है। 1389 में किस निर्णायक युद्ध में हार के बाद ऑटोमन साम्राज्य का यूरोप में विस्तार अस्थायी रूप से रोक दिया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कोसोवो की लड़ाई। देखिए, लड़ाई बहुत पूछी जाती है। 1389 में कोसोवो की लड़ाई ने यूरोप में ऑटोमन साम्राज्य के विस्तार को अस्थायी रूप से रोक दिया था। वहां तुर्क सुल्तान जिसने साम्राज्य को आधुनिक बनाने के लिए व्यापक कानूनी सुधार किए, जिन्हें तंजीमत के नाम से जाना जाता है, यानी कि तंजीमत रिफॉर्म। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, महमूद द्वितीय। देखिए, इस तरीके से भी क्वेश्चन बना, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है। महमूद द्वितीय ने 19वीं सदी के मध्य तंजीमत सुधारों को लागू किया था। 14वीं और 15वीं शताब्दी के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में ऑटोमन साम्राज्य ने किस साम्राज्य को एक प्रमुख शक्ति के रूप में प्रतिस्थापित किया? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, यूनानी साम्राज्य को एक प्रमुख शक्ति के रूप में प्रतिस्थापित किया था। देखिए, ऑटोमन साम्राज्य ने इस क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति के रूप में बिजान्टिन साम्राज्य का स्थान ले लिया था, उसे प्रतिस्थापित कर दिया था। बोस्पोरस और डार्डानेल्स पर ऑटोमन साम्राज्य के रणनीतिक निर्णय ने उन्हें किस महत्वपूर्ण समुद्र तक पहुंच को विनियमित करने की अनुमति दी? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, काला सागर तक पहुंचने की अनुमति प्रदान की। देखिए, बोस्पोरस और डार्डानेल्स ने काला सागर तक पहुंच को नियंत्रित किया था।
यरूशलेम और मक्का पर ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण ने उन्हें किन दो प्रमुख एकेश्वरवादी धर्मों के धार्मिक मामलों पर प्रभाव डाला? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इस्लाम और यहूदी धर्म। ये दोनों ही याद रखना है, पूछा जाता है। देखिए, यरूशलेम और मक्का पर नियंत्रण ने ऑटोमन्स को इस्लाम और यहूदी धर्म पर प्रभाव प्रदान किया था। ऑटोमन साम्राज्य का सांस्कृतिक और कलात्मक चरम, जिसे अक्सर स्वर्ण युग कहा जाता है, किस सुल्तान के शासनकाल के दौरान हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सुलेमान महान का जो शासनकाल था उस समय। देखिए, सुलेमान के शासनकाल को सांस्कृतिक उत्कर्ष द्वारा चिन्हित ऑटोमन साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखना है। किस प्रारंभिक तुर्क शासक के शासनकाल के दौरान ऑटोमन्स ने मक्का और मदीना के पवित्र शहरों पर अपना नियंत्रण हासिल किया था? तो करेक्ट आंसर है सी, सेलिम आई। ये जो इनका शासनकाल था, एक शासक थे, उनके टाइम पर ये किया गया था। देखिए, सेलिम प्रथम, जिसे सेलिम द ग्रिम के नाम से भी जाना जाता है, ने 16वीं शताब्दी की शुरुआत में मक्का और मदीना पर कब्जा कर लिया था। तो सेलिम प्रथम का नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। गैर मुस्लिम लड़कों को भर्ती करने, उन्हें इस्लाम में परिवर्तित करने और उन्हें कुलीन सैनिकों के रूप में प्रशिक्षित करने वाली तुर्क सैन्य संस्था को कहा जाता था? क्या कहा जाता था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, जैनिसरीज कहा जाता था इसे। देखिए दोस्तों, जैनिसरीज ऑटोमन सेना की एक अद्वितीय और विशिष्ट पैदल सेना इकाई होती थी, जिसमें गैर मुसलमान को शामिल किया जाता था। ऑटोमन साम्राज्य की सफाविद साम्राज्य के साथ प्रतिद्वंदिता मुख्य रूप से निम्नलिखित के बीच धार्मिक विभाजन की विशेषता थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सुन्नी और सिया मुसलमान के बीच धार्मिक विभाजन की विशेषता थी। देखिए, ऑटोमन और सफाविद प्रतिद्वंदिता इस्लाम के भीतर सुन्नी सिया विभाजन में निहित थी। 16वीं शताब्दी के दौरान किस यूरोपीय शक्ति ने पूर्वी भूमध्य सागर पर ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण को चुनौती दी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वेनिस। देखिए, जो वेनिस भूमध्य सागर में ऑटोमन प्रभुत्व को चुनौती देने वाली एक महत्वपूर्ण नौसैनिक शक्ति थी। ऑटोमन साम्राज्य का करों का व्यवस्थित संग्रह और इसकी प्रशासनिक संरचना किस इस्लामी कानून और नैतिक संहिता से प्रभावित थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, शरीयत से प्रभावित थी ये। तो देखिए, ऑटोमन प्रशासनिक व्यवस्था इस्लामी कानूनी और नैतिक संहिता शरिया से प्रभावित थी। ऑटोमन साम्राज्य की आर्थिक समृद्धि प्रसिद्ध सिल्क रोड सहित व्यापारिक मार्गों से काफी हद तक जुड़ी हुई थी। कौन सा शहर इस व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इस्तांबुल इसका प्रमुख केंद्र बन गया था। देखिए, यूरोप और एशिया के बीच रणनीतिक रूप से स्थित इस्तांबुल व्यापार मार्गों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। इस्तांबुल में प्रतिष्ठित टोपकापी पैलेस का निर्माण किस तुर्क शासक से जुड़ा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, महमूद द्वितीय से जुड़ा हुआ है टोपकापी पैलेस। देखिए, महमूद द्वितीय, जिसे महमूद विजेता के नाम से भी जाना जाता है, ने टोपकापी पैलेस के निर्माण की देखरेख की थी। इनके द्वारा बनवाया गया है ये, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। मक्का और मदीना के पवित्र शहरों को नियंत्रित करने के लिए तुर्क सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? किसने किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सेलिम प्रथम के द्वारा ये किया गया था। देखिए, सेलिम प्रथम ने मक्का और मदीना पर कब्जा करने के लिए तुर्क अभियान का नेतृत्व किया था। ऑटोमन्स ने साम्राज्य के भीतर विभिन्न धार्मिक और जातीय समुदायों को संगठित करने के लिए एक अनूठी प्रणाली बनाई, जिसे इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बाजरा प्रणाली के नाम से। देखिए, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया है इसका। बाजरा प्रणाली ने धार्मिक और जातीय समुदाय को संगठित किया, जिससे उन्हें कुछ स्वतायत मिली थी। ऑटोमन साम्राज्य की नौसेना, जो अपनी ताकत के लिए जानी जाती है, 1571 में लंपेटों की लड़ाई में बुरी तरह हार गई थी। इस लड़ाई में ऑटोमन सेना का सामना किससे हो रहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पवित्र लीग या होली लीग से इनका सामना हो रहा था। देखिए, ऑटोमन नौसेना को यूरोपीय कैथोलिक समुद्री राज्यों के गठबंधन होली लीग का सामना करना पड़ा था। ऑटोमन्स ने निम्नलिखित प्रणाली के माध्यम से क्रीमिया खानेट पर प्रभाव डाला? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, गुलामी प्रणाली के द्वारा ये किया था इन्होंने।
देखिए क्रीमिया खानेट हो जाएगा यहाँ पे। क्रीमिया खानेट अक्सर ऑटोमन प्रभाव के तहत एक जागीरदार राज्य था, तो उसमें क्या किया गया था देखिए, तो यहाँ पर कौन सी प्रणाली है, गुलामी प्रणाली, ये आपको याद रखना है। सफाविद ऑटोमन प्रतिद्वंदिता को इस नाम से भी जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑटोमन सफाविद युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। देखिए सफाविद और ऑटोमन साम्राज्य के बीच प्रतिद्वंदिता को अक्सर ऑटोमन सफाविद युद्ध के रूप में जाना जाता है। वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति ब्लू मस्जिद, सुल्तान अहमद मस्जिद किस तुर्क सुल्तान द्वारा बनवाई गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा डी, अहमद प्रथम के द्वारा। ठीक है, ये हो जाएगा प्रथम, अहमद प्रथम के द्वारा ये बनवाई गई थी। देखिए ब्लू मस्जिद का निर्माण 17वीं शताब्दी की शुरुआत में सुल्तान अहमद प्रथम द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्लू मस्जिद, पूछा जाता है। 1687 में किस निर्णायक युद्ध में हार के बाद ऑटोमन्स को हंगरी से बाहर खदेड़ दिया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वियना की लड़ाई हुई थी 1687, जो एक निर्णायक युद्ध था। उसके परिणाम स्वरूप ऑटोमन साम्राज्य को हंगरी से पीछे हटना पड़ा था। उत्तरी अफ्रीका में ऑटोमन साम्राज्य का प्रभाव इस क्षेत्र तक फैला हुआ था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अल्जीरिया तक ऑटोमन साम्राज्य का प्रभाव फैला हुआ था। देखिए उत्तरी अफ्रीका के अल्जीरिया क्षेत्र में ऑटोमन साम्राज्य का प्रभाव था। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उत्तरी अफ्रीका में कहाँ तक इसका प्रभाव था। ईसाई लड़कों को भर्ती करने, उन्हें इस्लाम में परिवर्तित करने और उन्हें प्रशासनिक और सैन्य भूमिकाओं के लिए प्रशिक्षित करने की तुर्क प्रथा को क्या कहा जाता था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, देवशिरमे प्रथा इसे कहा जाता था। देखिए देवशिरमे प्रणाली में ऑटोमन साम्राज्य में विभिन्न भूमिकाओं के लिए ईसाई लड़कों की भर्ती और रूपांतरण शामिल था। ऑटोमन साम्राज्य की राजधानी इस्तांबुल पहले बिजान्टिन काल के दौरान किस नाम से जानी जाती थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जानी जाती थी। देखिए बिजान्टिन काल के दौरान इस्तांबुल को पहले कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जाना जाता था। चल्दीरन की लड़ाई में ऑटोमन्स को सफाविद के हाथों एक महत्वपूर्ण हार का सामना करना पड़ा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा सी, 1514 में, 1514 में। देखिए चल्दीरन की लड़ाई 1514 में हुई और इसके परिणाम स्वरूप सफाविद की जीत हो गई थी। 17वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य के पतन का श्रेय अक्सर आंतरिक कलह और किस सैन्य कोर के उदय को दिया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जनीसरीज को दिया जाता है। देखिए जनीसरीज ने ऑटोमन साम्राज्य के पतन में योगदान देने वाले आंतरिक संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले व्यापार मार्गों पर ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में प्रसिद्ध व्यापार मार्ग भी शामिल था, जिसे इस नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सिल्क रोड के नाम से इसे जाना जाता है। देखिए ऑटोमन साम्राज्य ने सिल्क रोड के कुछ हिस्सों को नियंत्रित किया, जिससे एशिया और यूरोप के बीच व्यापार आसान हो गया था। ऑटोमन साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को प्रांतों में संगठित किया गया था, जिसे कहा जाता था। तो करेक्ट आंसर है बी, विलायत्स कहा जाता था। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, विलायत से कहा जाता था। देखिए ऑटोमन प्रशासनिक प्रभागों को विलायट्स के नाम से जाना जाता था। वह तुर्क शासक था जो अपनी सैन्य उपलब्धि और 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा करने के लिए जाना जाता था। तो करेक्ट आंसर है ए, महमूद द्वितीय। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है महमूद द्वितीय, जिसे महमूद विजेता के नाम से भी जाना जाता है, ने 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों के पक्ष में ऑटोमन साम्राज्य की भागीदारी के कारण इसका विभाजन हुआ। तो ए हो जाएगा करेक्ट, सेवर्स की संधि के कारण ऐसा हुआ था। देखिए सेवर्स की संधि ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य के विभाजन की रूपरेखा तैयार कर दी थी। पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। पुनर्जागरण काल के दौरान ऑटोमन साम्राज्य की सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति किसके दरबार से जुड़ी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सुलेमान महान के दरबार से ये जुड़ी हुई है। देखिए सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति सुलेमान द मैग्निफिसेंट्स के शासनकाल से जुड़ी हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, याद रखना है।
दोस्तों आज हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आगे भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।